अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। आपको मालूम है कि मेट्रो मैटर्स में हम ख़ास तौर पर शहरी जो मसाइल हैं, शहर के जो इश्यूज़ हैं, जो इदारे के इश्यूज़ हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप तक उसके तमाम पहलुओं को उजागर करें और जो भी मालूमात हमारे पास दस्तियाब हैं वो आप तक पहुँचाएँ। और ये भी कोशिश करते हैं कि तमाम कंसर्न लोगों को हम ऑन बोर्ड लें और जो मुतलका लोग हैं, जो गवर्नमेंट है, जो मुतलका मिनिस्टर्स हैं या उनके सेक्रेटरीज़ हैं, हम उनसे भी रब्ता करें और उनका भी मौक़िफ़ हम जानें। आपने देखा ही होगा कि गुज़श्ता कई रोज़ से जो सिंध सेक्रेटेरिएट का इलाका है और वो मैदान जंग बना हुआ है, वहाँ पर लोग एहतजाज कर रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि वहाँ एहतजाज कौन लोग कर रहे हैं? देखें, वहाँ एहतजाज हेल्थ प्रोफेशनल्स कर रहे हैं। वो लोग जिन्हें अस्पतालों में काम करना है, जिन्हें मरीज़ों की खिदमत करनी है, जिन्हें मरीज़ों को इलाज फराहम करना है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, वो सब लोग सड़कों पर हैं। वो सब लोग वहाँ एहतजाज कर रहे हैं और उन्होंने एहतजाज कई रोज़ से जारी रखा हुआ था। अल्टीमेटम देते रहे, लेकिन हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। उसके बाद मजबूरन उन्हें सड़कों पर आना पड़ा और फिर वो जब सड़कों पर आए और धरना देकर बैठ गए सिंध सेक्रेटेरिएट पर, और उसके बाद जब उन्होंने वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश की, जो कि सिंध सेक्रेटेरिएट पर भी बैठे बैठे जब कई दिन गुजर गए, किसी ने उनकी नहीं सुनी, कोई उनके पास नहीं आया, किसी ने उनका मसला नहीं पूछा, तो फिर उन्होंने फ़ैसला किया कि क्यों ना वज़ीर आला सिंध के पास जाया जाए और वहाँ जाकर अपना मसला बयान किया जाए। लेकिन ये उनका फ़ैसला करना ही था कि उसके बाद सूरत हाल ये हुई कि पुलिस उन पर चढ़ दौड़ी और पुलिस ने फिर जो कार्रवाई की, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है और मीडिया ने भी उसको खासा रिपोर्ट किया है कि पुलिस ने फिर उनके साथ वो सलूक किया जैसा कि किसी मुलजिम के साथ भी शायद ही करती होगी पुलिस। तो इस दौरान काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए और गिरफ्तारियाँ हुई। बड़ी तादाद में हेल्थ प्रोफेशनल्स को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद खैर उन्हें अदालत से रिहाई तो मिल गई, लेकिन उनका मामला जूं का त्यों है। हम आज इसी पर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि असल में मसाइल हैं क्या और ये हेल्थ प्रोफेशनल्स क्यों एहतजाज पर आमादा हैं और ये एहतजाज मज़ीद जारी रखने पर भी क्यों ये लोग मैसर हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है ग्रैंड हेल्थ अलायंस के नुमाइंदे जनाब डॉक्टर फराज केरियो साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। और नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि ये जो प्रोटेस्ट की अपील है, प्रोटेस्ट की जो कॉल है, वो ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से दी गई है और इस अलायंस में यंग डॉक्टर एसोसिएशन शामिल है, यंग नर्सेज एसोसिएशन शामिल है, लेडी हेल्थ वर्कर्स की तंजीम शामिल है, पैरामेडिकल जो स्टाफ है उनकी भी तंजीमें इसमें शामिल हैं। डॉक्टर फराज साहब, पहले तो ये बताइए कि अब सूरत हाल है क्या और आपका एहतजाज अब भी जारी है? सर, जैसा कि आपने तो वैसे इंट्रोडक्शन में बता ही दिया है, सूरत हाल जूं की तूं है। एक तरफ ये हमसे मुज़ाकरात करते हैं, मुज़ाकरात की कमेटी बना देते हैं, उसमें 3 मिनिस्टर ले लेते हैं सीएम साहब। 3 मिनिस्टर्स के साथ जब हमारे मुज़ाकराती कमेटी का आपने नोटिफिकेशन निकाला है, दैट मीन्स आपने रिकॉग्नाइज किया है कि ग्रैंड हेल्थ अलायंस सिंध के हेल्थ वर्कर्स की वॉइस है। आपने हमें ऑफिशिएट किया है, आपने हमें लीगलाइज कर दिया है। पुलिस ने हमारे साथ नेगोशिएट किया कि आप रोड पर ना रहें, आप अपने बेस कैंप वापस चले जाएं। हम जब जा रहे थे, हमारे पास कोई लाठी, कोई डंडा, कोई तलवार नहीं था, कोई हथियार नहीं था। हम किसी गाड़ी को नहीं रोक रहे थे, हम पुरअमन तरीके से मार्च कर रहे थे। एक सवाल आपसे पूछता हूं सर, क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? क्या एक पाकिस्तानी को ये हक नहीं है कि वो अपने चीफ मिनिस्टर के पास अपनी जेन्युइन डिमांड्स और अपनी जेन्युइन ग्रीवेंस लेकर चला जाए? हमने, पुलिस वालों ने रोड ब्लॉक किया है और हमें ये कमेटी का नोटिफिकेशन देने के बाद उन्होंने कहा कि देखें, अब ये कमेटी आ गई है, आपसे ये बात करेगी, आप बराए मेहरबानी अपने बेस कैंप पे चले जाएं। तो हम जब बेस कैंप पे जाने लगे हैं इनकी बात मानकर, तो इन्होंने पीछे से लाठीचार्ज किया है और इतना बदतरीन लाठीचार्ज किया है। हमारे 100 से ज्यादा लेडी हेल्थ वर्कर्स वो जख्मी है। एक लेडी हेल्थ वर्कर का हाथ टूट गया है, उनके कपड़े फाड़े गए हैं सर। उनके साथ जो रवैया इख्तियार किया गया है, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं इंडिया चला गया हूं। इतना जुल्म और इतना बर्बरियत एक जमहूरी हुकूमत के साथ सूट ही नहीं करता। और उसके बाद जब हम, वो तो हमने फुटेज में देखा कि वहाँ खवातीन की बेहरुमती करते नजर आया और मीडिया ने उसको कवर भी किया और कई खवातीन को बाजों से पकड़ के और टांगों से पकड़ के ऐसे खींच के ले जा रहे थे जैसे पता नहीं उन्होंने क्या कर दिया। उन्होंने सर बिल्कुल उनको लाठियां मारी हैं, उनके सर फाड़े हैं, हमारे लोग अरेस्ट हुए हैं, उन पे इन्होंने एफआईआर्स काटी हैं। सुबह कोर्ट ने वो एफआईआर्स डिसमिस कर दी। मैं थैंक यू करना चाहता हूं हमारी कोर्ट्स को
और खुसूसन सिंध बार काउंसिल को, जिन्होंने हमारा सपोर्ट किया। उसके बाद भी वो कमेटी बनने को 3 दिन हो गए, अभी तक उस कमेटी ने हमसे मीटिंग ही नहीं की, हमसे बात ही नहीं की। सिंध के अस्पताल 33 दिन से बंद है और ये बात नहीं करना 33 दिन हो गए, 33 दिन हो गए, 33 डेज। यस, इट्स बिन 33 डेज कि सिंध क्या के क्या अंदर सर्विसेज बंद है? सर पहले हमने ओपीडीज का बायकॉट किया था, फिर इन्होंने हमारे साथ एक रिटन एग्रीमेंट किया, वो आपके पास होगा, नहीं तो मैं आपको भेज देता हूं। उसमें इन्होंने हमारे साथ अलाउंसेस डिस्कस कर लिए कि कौन से अलाउंस कितने ये दिए जाएंगे। डॉक्टर्स का 5,000 अलाउंस इन्होंने कम किया, हमने उसको भी एग्री किया। उसके बाद इन्होंने हमें 5 नवंबर तक दिया, हमने अपना एहतजाज खत्म करके हम अपने काम पे चले गए। 2 घंटे की टोकन अलामती स्ट्राइक हम करते रहे, काम चलता रहा। फिर जब 5 नवंबर के बाद से कंप्लीट इलेक्टिव सर्विसेज का बायकॉट चल रहा है, हम पेशेंट्स की जान बचा रहे हैं, इमरजेंसी ओटीज और इमरजेंसी सर्विसेज दे रहे हैं। बाकी सारी सर्विसेज सिंध के जो है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बंद पड़ी हुई हैं। अच्छा, हमारे साथ एक लाइव कॉलर हैं, हम लाइव कॉल ले लें और उनसे पूछें कि वो कौन है। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई हमारी। तो डॉक्टर फराज साहब, ये बताइए कि आपके बड़े मुतालबात अब हैं क्या, जिन मुतालबात पे गवर्नमेंट ने एग्री किया था, क्या आप उन्हीं पर इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ चाहते हैं या और भी उसके अलावा भी कोई मुतालबात हैं? सर हमारे मुतालबात तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हमारा 1 पॉइंट एजेंडा जो ये दे दें तो हम हॉस्पिटल में काम करने के लिए तैयार हैं। बाकी बातों पे ये कमेटी बना दें और हमारे साथ निगोशिएट कर दें। मैं आपको मेजर मुतालबा तो हमारा ये है कि हमारे चूल्हे ठंडे हैं, हमारे बच्चे भूख से रोते हैं सर, गरीब लोग हैं, इनको इनका रिस्क अलाउंस दे दें। हम डबल रिस्क पे हैं, अब तो हम पुलिस की लाठी और डंडे के लिए भी रिस्क पे हैं सर, हमारा रिस्क अलाउंस डबल कर दें आप। चूल्हे क्यों ठंडे, क्यों तनख्वाह नहीं मिल रही? सर आप ऐसे देख लें कि जब उन्होंने रिस्क अलाउंस दिया था तो $150 था, आज $250 है। आप सोचें एक गरीब पैरामेडिक्स है, उसकी सैलरी में से आपने 17,000 माइनस किए हैं इलेक्शन ईयर में। एक डॉक्टर की जेब से आपने 35,000 माइनस किए हैं। अच्छा सर, मैं आपको एक और कमाल की चीज बताऊं, इनको डॉक्टर्स पे गुस्सा होता है कि हम प्राइवेट बहुत कमा लेते हैं। मेरा नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस 4,000 है सर। अच्छा, मुझे हाउस रेंट ये 6,000 देते हैं। 6,000 में कोई घर मिल सकता है? कोई डॉक्टर अगर प्राइवेट प्रैक्टिस करे तो 4,000 कमाएगा। 1,800 मेरा मेडिकल अलाउंस है, अगर मैं बीमार हो जाऊं तो 1,800 इस हुकूमत के दौर में कोई दवाई ले सकता हूं मैं। कन्वेंस अलाउंस 5,000 है, क्या मैं हॉस्पिटल आऊं जाऊं 5,000 रुपए में? पेट्रोल सर 235 है, $250 से नीचे मिल नहीं रहा, हम कहां जाएं सर? हम तो मजबूरी में बैठे हैं, ये हमें डराना चाहते हैं, हम इनसे डरना चाहते हैं, हम इनसे लड़ना नहीं चाहते। ये हमें हमारा अलाउंस दे दें, हम वापस हॉस्पिटल में जाके इनसे डरना शुरू कर देंगे। तो आपकी लीडरशिप ने तो ये अनाउंस कर रखा है कि जब तक ऑर्डर नहीं होता, ऑर्डर इशू नहीं होता, तब तक हम नहीं जाएंगे। सर आप अगर आपके साथ 2 बार दगाबाजी हो जाए, 2 बार आपके साथ वादा खिलाफी हो, तो आप क्या करेंगे? अभी तक वो कमेटी हमसे मिलने को तैयार नहीं है, 2 कैबिनेट मीटिंग्स हो चुकी हैं, क्या हमने ज्यादा मांग लिया है सर? सर 1.5 लाख हेल्थ वर्कर्स हैं, ये हमारे बच्चे, हमारी बीवियां, हमारे अम्मी अब्बू, हमारे भाई बहन अगर मिलाओ तो ये 4 से 5 लाख वोट हैं सर। और मैं आपके तवज्जुह से ये बताता चलूं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन में GH6 के कहने पे हेल्थ वर्कर्स वोट करेंगे और डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स इस बार जो वोट करेंगे अपने इश्यूज पे करेंगे। हमारा वोट उसी को होगा जो हमारे इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए तैयार होगा। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं बिल्कुल आपको ये इस पे फॉलो करेंगे आपकी बिल्कुल हम इस पे फॉलो करेंगे सर। हमारे लोग हमारे साथ खड़े हैं, हम हर साल YDA एक जमहूरी तंजीम है, हम हर 3 साल में इलेक्शन लड़ते हैं। ये धरना जितना लंबा खिंचेगा हमारे वोट उतने बढ़ेंगे और हुकूमत के वोट उतने कम होंगे। और सिर्फ हम 1 साल की तैयारी करके आए हैं सर, इस तहरीक को हम 1 साल खींच सकते हैं, लेकिन 6 महीने में इलेक्शन है। फिर इलेक्शन में ये जो अवाम सड़कों पे रुल रही है ना हॉस्पिटल के बगैर, ये और जो ये हेल्थ वर्कर ये घसीटे जा रहे हैं, इसका हिसाब सर इनको देना पड़ेगा। तो ये बताइए कि ये इस नौबत पे आप क्यों आ गए कि आप वोट की बात कर रहे हैं कि अब हम वोट से इनको समझाएंगे ये बात? सर मैं आपको बात बताऊं, पॉलिटिक्स की करेंसी लोग होते हैं। हॉस्पिटल बंद है 33 डेज से, इनको फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो इलाज कराते नहीं है ना सर। इनके अलाउंसेज हैं, इनके पैनल्स हैं, आगा खान में, लियाकत नेशनल में, साउथ सिटी में, ये बाहर भी चले जाते हैं इलाज कराने। बाहर भी सर बाय द वे पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पर सैलरी ना मिलने की वजह से, कम सैलरी की वजह से बाहर जाके जॉब्स करते हैं। यूके में, दुबई में, मिडिल ईस्ट, सारा पाकिस्तानी डॉक्टर्स से भरा हुआ है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे सैलरीज नहीं मिलती। तो ये वहां भी हमसे इलाज कराते हैं, लेकिन हमारी हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज का फुकदान है उसकी वजह पास से। एक लाइव कॉलर मौजूद हैं, हम उनसे बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ?
अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ लाइन पे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है जी, बताइए कौन सा है और कहाँ से बात करें? सलाम। जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? कराची जिना हॉस्पिटल, वहाँ सिस्टर को अपनी लेके गया था। अच्छा। जब हम वहाँ पहुंचे, सिस्टर की कंडीशन ऐसी थी, काफी क्रिटिकल सिचुएशन थी कि वो जो है ना सरवाइव नहीं कर पा रही थी। जब हम वहाँ पहुंचे तो कोई डॉक्टर, कोई अमला हमें टच करने को भी तैयार नहीं था। तो मेरे एक रिक्वेस्ट है कि खुदारा अगर आप लोग के कोई भी मुतालबात होते हैं तो कम से कम आप इतना स्टाफ तो हॉस्पिटल के अंदर छोड़ें कि जो इमरजेंसी पेशेंट आए प्लीज उसको तो आप चेक कर लें, क्योंकि इंसान जो है ना जिंदगी और मौत की कश्मकश में होता है। और उस वक्त ऐसी टफ सिचुएशन थी हमारी कि अल्लाह जानता है किस वक्त गए थे आप? किस वक्त गए थे? किस दिन आप गए थे और किस वक्त गए थे? सॉरी, आप किस दिन गए थे अस्पताल और किस वक्त गए थे? कौन से हॉस्पिटल में गए थे? जिस दिन हम गए थे। जी जी, आप किस दिन गए थे? जिना अस्पताल में गए थे आप कह रहे हैं? जी सर, आप क्या कह रहे हैं? मतलब आप किस अस्पताल में गए थे? जिना अस्पताल में गए थे? जी जी, मॉर्निंग में गए थे हम जिना हॉस्पिटल। और इमरजेंसी में गए थे आप या ओपीडी में गए थे? जी जी। आप ओपीडी में गए थे या इमरजेंसी में गए थे? नहीं नहीं, जो नॉर्मल, जब हम जिना हॉस्पिटल पहुंचे ना तो वहां पे हमारे पेशेंट को कोई भी लेने को तैयार नहीं हो रहा था। वो कह रहा था कोई स्टाफ ही नहीं है, हम क्या चेक करेंगे, हमारा कोई स्टाफ ही नहीं है। तो वहां से हम डायरेक्ट भागे दूसरे हॉस्पिटल, प्राइवेट लेके जाना पड़ा। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। चलें, आपका पॉइंट जो है ना वो आ गया। मेरे ख्याल में ओपीडी में ही ये लोग पहुंचे होंगे। ओपीडीज तो आप लोग बाइकआउट नहीं नहीं, इमरजेंसी फुली फंक्शनल है। जिस दिन हमारे चेयरमैन डॉक्टर महबूब नारी, ग्रैंड हेल्थ अलायंस के चेयरमैन को अरेस्ट किया गया, उस दिन भी जेपीएमसी की इमरजेंसी फंक्शनल थी और हमारे डॉक्टर्स मरीज देख रहे थे। हम कतई आवाम को तकलीफ देना नहीं चाहते, हम बहुत मजबूर होकर रोडों पे आते हैं। आप ये देखें कि जो डॉक्टर एफसीपीएस करके ये जो स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं एफसीपीएस करते हैं, तो जब हम एफसीपीएस करने जाते हैं, हुकूमत से परमिशन लेते हैं, तो पहले तो हमें 5 लाख रुपए देने पड़ते हैं उस परमिशन के। और इस बात के 5 लाख रुपए सर, ये आपको पाकिस्तान में रहते हैं, आप समझते हैं कि वो परमिशन के 5 लाख देने पड़ते हैं। अंडर द टेबल, अंडर द टेबल हमें देने पड़ते हैं। और वो देने के बाद भी हमें ये अनपेड डेपुटेशन देते हैं, जिसके बाद हमारी सैलरी बंद हो जाती है। यूनिवर्सिटी कहती है आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, जाके गवर्नमेंट से लें, और गवर्नमेंट कहती है आप यूनिवर्सिटी के अंडर हैं, जाके यूनिवर्सिटी से लें। और हमारा डॉक्टर बेचारा बिना पैसों के 4 साल 36 घंटे की एक कॉल, हफ्ते में 80 घंटे काम करता है। आप यकीन करें सर, हम सैलरी 36 आवर्स की लेते हैं और जो हमसे ड्यूटी ली जाती है वो 80 घंटे की ली जाती है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि हम 36 आवर्स ड्यूटी करेंगे, WHO कहता है हम 36 आवर्स ड्यूटी करेंगे, लेकिन ये हमसे 80 घंटे ड्यूटी लेते हैं पर वीक। चलें, आपका मसला तो अपनी जगह, लेकिन ये कि मरीज जो बात कह रहा है वो कहाँ जाएगा? पेशेंट का क्या बनेगा? कोई भी इमरजेंसी पेशेंट अगर उसकी लाइफ रिस्क पे है, उसको अटेंड किया जाएगा। उसको तकलीफ देना हम नहीं चाहते, किसी की भी जिंदगी से रात नहीं खेला जाएगा। बाकी मरीज वोट करता है इनको, मरीज को जवाबदेह हैं ये। हम वोट लेते हैं डॉक्टर्स से, पैरामेडिक्स से, नर्सेस से, हम जवाबदेह उनको हैं। तो ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए, जो जिसको जवाब दे है वो उसी को जवाब देगा। लेकिन आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी तो है ना, तो आप सरकारी मुलाजिम है, तो पब्लिक को भी तो जवाब तो आपको देना आर्टिकल पड़ेगा ना। 16 ऑफ पाकिस्तान कहता है हमारे पास राइट टू असेंबली है, राइट टू प्रोटेस्ट है। हाँ, वो आपका एक राइट है, एक हमारा चलें, एक लाइव कॉलर हम हमारे साथ हैं, हम एक लाइव कॉल ले लें और फिर आपकी तरफ वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मुमताज की ज्यादा बात कर रहा हूँ। अच्छा रिन साहब, मेरा आपसे, ये आपके गेस्ट हैं फराज साहब, उनसे कुछ बात ये कहनी थी कि ये अपने रिस्क के लिए तो बात कर रहे हैं कि जी इनको रिस्क मिलना चाहिए, जो अलाउंस मिलना चाहिए। जो हॉस्पिटल में फैसिलिटीज कम है उनके लिए कब इन्होंने स्ट्राइक की है? ठीक है मुमताज पीरजादा साहब, आपका इस तरह जी जी। और इस तरह अगर टीचर्स ने कुछ कर दिया कि जी हमारा भी कुछ मतलब अलाउंस बढ़ा दिया जाए, उसके बाद हम वोट करेंगे, तो ये मतलब दिस इज नॉट डेमोक्रेटिक सिस्टम। को एक वो चीज नहीं है कि ये डॉक्टर साहबान जो है वो इस तरह की बात कर रहे हैं। आई नो कि शायद ये कोविड का मसला था जिसकी वजह से सारी चीज हुई है, बट यहाँ पे तो वैक्सीन नहीं मिलती। यहाँ पे तो कोई मतलब अगर वो क्या कहते हैं जिसमें पूरी गवर्नमेंट क्रिटिसाइज होती है, तो वैक्सीन नहीं मिलती, उसके लिए तो कभी डॉक्टर्स ने एहतजाज नहीं किया। बिल्कुल ठीक है मुमताज पीरजादा साहब, आपका क्वेश्चन आ गया। डॉक्टर साहब बताइए, उसके लिए आपने क्यों नहीं एहतजाज किया जब अस्पतालों में सहूलियात नहीं है? मैं आपको जवाब देता हूँ। मैंने शुरू में ही कहा कि जो बकाया मसले हैं उन पे आप कमेटी बना दें, हम उस कमेटी पे बात करेंगे। उन मसाइल में एक मसला हॉस्पिटल के अंदर फैसिलिटीज का फुकदान है।
स्ट्रेचर्स की कमी, मेडिसिन की कमी। मतलब वो ये कह रहे हैं कि इस बात पे तो आपने कभी एहतजाज नहीं किया, कभी हमेशा हड़ताल नहीं की? एहतजाज इन चीजों पे करते हैं। अच्छा। मसला ये हम 10 डिमांड्स लेके जाते हैं, ये एक डिमांड मानते हैं, आवाम का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, आवाम को भी तकलीफ आ रही होती है, हमें पीछे हटना पड़ता है। चले हम वापस आते हैं नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आके इस पर मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि कराची समेत पूरे सिंध भर में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स क्यों एहतजाज पर हैं और अस्पतालों में ओपीडीज़ क्यों बंद हैं, वार्ड्स में सर्विसेज क्यों बंद हैं। सिर्फ डॉक्टर्स ने जैसे बताया कि इमरजेंसी और इमरजेंसी ओटी सिर्फ चल रहा है, उसके अलावा ओपीडी में जो हज़ारों मरीज़ जाते हैं वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं, वहाँ उनको इलाज की सहूलियत नहीं मिल रही है। डॉक्टर फराज साहब ये बताइए, अब ये कॉलर ने भी बात की, उन्होंने और भी एग्जांपल दी, तो आप लोग तो एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं ना, राइट टू असेंबल या राइट टू स्पीक अबाउट योर डिमांड्स, ठीक है आप बात करें, लेकिन ये कि मरीज़ कहाँ जाएंगे जो आपका बुनियादी रोल है, जिस मकसद के लिए आपको नौकरी मिली है, मरीजों के लिए मिली है ना, अस्पताल में काम करने के लिए आपको नौकरी मिली है, तो आप एहतजाज का नाम लेकर आप बाहर चले जाएंगे, वार्ड छोड़ देंगे, तो फिर होगा क्या? सर नौकरी की बात मैं आपको जवाब भाई का एक दे दूं। भाई ने कहा कि अगर टीचर कहें कि हम वोट उसको देंगे जो टीचर्स के मसले हल करेंगे, तो बिल्कुल आपको यही करना चाहिए। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में वडेरों के कहने पे वोट नहीं दिया जाता। वोट आप जब हुक्मरान को चुनते हैं ना, तो उसने आपके मसाइल हल करने हैं, तो जो मसाइल हल करे उसको वोट दें। अगर डॉक्टर्स ये कहते हैं तो ये बिल्कुल एक डेमोक्रेटिक बात है, टीचर्स को भी यही कहना चाहिए, बाकियों को भी। रही बात आपके दूसरे सवाल की, सर बात यह है कि इंग्लैंड में भी डॉक्टर्स एहतजाज करते हैं, वहां भी एसेंशियल सर्विसेज है, फर्स्ट वर्ल्ड है सर। सर अमेरिका में डॉक्टर्स एहतजाज छोड़ करते देते हैं वहां भी? छोड़ देते हैं सर, बिल्कुल हॉस्पिटल बंद करके चले जाते हैं। हम तो फिर भी इमरजेंसी सर्विस दे रहे हैं, वो बंद कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा एक डेमोक्रेटिक राइट है। गवर्नमेंट हमने देखे, मैं एक पहली बात, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आपको प्रोवाइड करें। ठीक है, वो फेल कहां होती है? आप मुझे बताएं कि अगर मैं आज नींद से उठ के टीचर्स की सैलरी 20,000 कम कर दूं, 35,000 कम कर दूं, ये भी रोडों पे होंगे। आप डॉक्टर्स से पैसे लेना बंद कर दें, आप मेरी इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दें, मेरी गैस फ्री कर दें, मेरा खाना, मेरी गाड़ी, मेरा उठना, मेरा बैठना, आप डॉक्टर्स के लिए सब कुछ फ्री कर दें, हम आपके लिए डॉक्टर्स फ्री कर देते हैं। इट इज अ फेयर ट्रेड। चलिए हम बात करते हैं, हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है ग्रैंड हेल्थ अलायंस के रहनुमा और प्रेसिडेंट यंग नर्स एसोसिएशन सिंध जनाब एजाज क्लेरी ने। अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। एजाज साहब बताइएगा कि क्या सूरत हाल है अब आपके एहतजाज की, और कोई मुज़ाकरात का कोई रास्ता निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, और आप खुद भी गिरफ्तार होने वाले लीडरान में शामिल थे और आप भी उनमें शामिल थे जो तशद्दुद का निशाना बने? जी सबसे पहले तो मेट्रोस का थैंक यू कि उन्होंने हमें मौका दिया बात करने का, और हमेशा देते रहें। देखिए इस वक्त जो सिचुएशन है सूबे की वो बहुत ही वर्स्ट है, और तकरीबन 1 माह होने वाला है, हॉस्पिटल्स बंद पड़े हुए हैं और हुकूमत सिंध को किसी चीज़ की परवाह नहीं है। मुलाजमीन की तो परवाह उनको है ही नहीं, वो तो हम झील रहे हैं उनको। और आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले जिस तरीके से उन्होंने बहीमाना तशद्दुद किया मुलाजमीन के ऊपर, और ख़ास तौर पे फीमेल्स के ऊपर, और जो स्क्रीन टीवी चैनल्स के स्क्रीन पे चल रहा था, मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ जब मैं 2 दिन के बाद 24 घंटे थाने के लाकअप में गुजार के बाहर निकला, तो जब मैंने वो सीन्स देखे और जो चल रहे थे टीवी स्क्रीन के ऊपर, तो मुझे तो यूं महसूस हो रहा था कि ये इंडियन आर्मी कोई जो जिस तरीके से कश्मीर के अंदर मामलात करती है और अटैक करती रही है, इसी तरीके से हमारे सूबे के अंदर ये मामलात दिखाए जा रहे थे, और वही उसी किस्म की जो है वो तशद्दुद किया जा रहा था। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, और उसके बाद मैं बिलावल भुट्टो साहब और सीएम सिंध साहब और आजी सिंध से भी मुख्तलिफ फोरम से ये अपील कर चुका हूँ कि आपकी पुलिस अगर इतनी दिलेर है और इतनी ईमानदार है, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में गोटकी के अंदर कच्चे के इलाके में हमारे ही ऑफिसर्स थे, वो हमारे ही जवान थे, जिनको वहाँ पे गुंडों ने और जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने उनको शहीद किया। तो मेरे भाई, अगर आपको इतनी ईमानदारी और इतनी जस्तजू है और इतना आप पावर रखते हैं, तो जाके वहाँ कच्चे में उन बदनाम ज़माना डाकुओं को पकड़ें और उनको मारें, और शोधा का जो है वो आप बदला ले लें। आप प्रोफेशनल लोग हों, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल और सपोर्टिंग स्टाफ है, जो आपकी जान बचाते हैं, जो आपको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, जो आपकी जिस तरीके से आप इंजर्ड होके आते हैं, जिस तरीके से आप जिस वेरी सीरियस कंडीशन के अंदर आते हैं, यही लोग आपको आपकी जान को बचाने वाले। देखें, बचाने वाला तो अल्लाह तबारक तआला होता है, मगर जो डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल का काम है, जो तिबी अमला करता है, वो आपके ऊपर
वो अपनी पूरी ईमानदारी के साथ जो है वो एफर्ट करता है कि आपकी जान बचे, मगर अफसोस से कहना पड़ता है। तो उन खिदमात पर तो पुलिस ने आपको सलाम तो पेश किया था अभी कुछ अर्सा पहले। जी सर, बिल्कुल यही पुलिस एक तरफ तो सलाम पेश कर रही थी और दूसरी तरफ इस तरीके से डंडे बरसा रही थी कि जिस तरीके से हमने कच्चे में जो है वो ऑफिसर्स को जो है शहीद किया है। ये बदला ले रहे थे हमसे उन चौधाओं का, जिन ये डाकुओं को तो अरेस्ट कर नहीं सकते, उनके साथ मुकाबला तो ये कर नहीं सकते। इतने कमजोर तरीन है कि इन्होंने फीमेल्स को जो है वो रोडों पे घसीटा। ये इतने कमजोर तरीन है और इतने कम ज़र्फ लोग हैं कि जो इनकी माएँ बहनें थी उनको जो है पुलिस ऑफिसर्स एक तरफ मेल खींच रहे थे, दूसरी तरफ फीमेल खींच रही थी और उनके कपड़े जो है फट गए, उनको एक्सपोज कर दिया, पानी फेंक के उनको इस तरीके से जलील और रुस्वा किया कि मैं सोच नहीं सकता कि अगर इसी जगह के ऊपर जो है वो इसी एसएसपी की बहन होती, इसी डीसी की बहन होती जो अहकामात जारी कर रहा होता, क्या अपनी बहन और जो है वालदा के साथ इस तरीके से ये चीजें करवाई जाती? क्या लेकिन एजाज साहब, क्या आप समझते हैं, आपने मुतालबा भी अजीब सा किया था कि डीसी और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, तो क्या आप समझते हैं कि ये अथॉरिटी डीसी और पुलिस अफसर की इतनी मतलब अथॉरिटी हो सकती है कि वो इस तरह से इतना बड़ा एक्शन ले बगैर किसी अप्रूवल के ऊपर से? अख्तर भाई, ये मैंने सिर्फ डिमांड नहीं की, मैं इसको अमली जामा पहनाऊंगा। मैं इस धरने से वाइंड अप हो जाऊं तो उसके बाद मुझे अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, और ना तो मैं इस एसएसपी को छोड़ूंगा, ना इस डीसी को छोड़ूंगा, और ना ही इसको अहकामात देने वालों को, क्योंकि जब ये खुद पेश होंगे तो पता चलेगा कि इनको अहकामात किसने जारी किए थे और इतने लेवल के ऊपर जाने का क्या जरूरत थी। तो आप इनके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये मैं खुल्लम खुला ऐलान कर चुका हूं और हम जीएचए के प्लेटफॉर्म से जाएंगे इनके खिलाफ। ये जब तक सस्पेंड नहीं होते, जब तक इनके खिलाफ जो है वो मुकम्मती कार्रवाई नहीं होती, हम इनको किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके की जो है वो तशद्दुद किया है, जिस तरीके का जो वहीमाना तशद्दुद हुआ है मेरे बहनों के ऊपर और हमारे लीडर्स जितने भी थे उनके ऊपर, जब एक बात हो चुकी थी, हमारी इनके साथ कमिटमेंट हो चुकी थी कि हम यहाँ से वापस जाएंगे और अपने जो हमारा एरिया था जहाँ पे हम बैठे थे धरना देके, वहां पे हम पुरअमन रहेंगे, और वैसे भी हम पुरअमन थे। उसके बावजूद इन्होंने ये जहां रोका और जिस रोड पे रोका वो रेड जोन नहीं है, ना ही वो रेड जोन डिक्लेयर्ड है, ना ही उसका नोटिफिकेशन कहीं है। अगर इनके पास वो रेड जोन डिक्लेयर्ड है और नोटिफाइड है तो वो हमें दिखाएं, हमें प्रेजेंट करें, हमें दिखाया जाए कि ये रेड जोन डिक्लेयर्ड है। इन्होंने ज्यादती की है, इन्होंने अपनी नौकरियां बचाने के लिए। मुझे ये बताएं कि सर, अगर ये सूबे का वजीर आला है और ये किसने इनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया है कि आप अपने लोगों को रोकें कि वो आपके पास ना आए? जब आप किसी की बात नहीं सुन रहे, आप टीवी चैनल्स पे ये इतने 20 दिनों से देख रहे हैं कि लोग परेशान हैं, उनका मसला है, तो आपकी ये प्राइम रिस्पांसिबिलिटी नहीं होती कि आप अपने वज़रा को कहें कि जाएं बैठें और अपने ऑफिसर्स को कहें कि इनका मसला हल करें? ये क्यों 20 दिन से रोडों पे है, क्यों हॉस्पिटल्स बंद पड़े हुए? अगर उनको इतनी शर्म और हया नहीं है और फिर आप उनकी बहन भाई जो है वो जाके उसके घर के दरवाजे पे जाके उसको आवाज देने जा रहे हैं, तो क्या ये समझते हैं कि जीएचए के लीडर्स या जीएचए की जो बहनें जा रही थी, क्या सीएम को कुर्सी से हटा के सीएम हाउस से निकाल के वो खुद बैठना चाह रहे थे? क्यों इतना ये डरते हैं? ये पब्लिक के रिस्पॉन्सिबल हैं, पब्लिक ने इनको जो है सीएम हाउस में बिठाया है। इनको चाहिए कि ये पब्लिक डीलिंग करें, बाहर आए, पब्लिक में लोगों से मिले। इनको किस चीज से खतरा है? कौन ऐसे लोग हैं जो क्यों ऐसे ये काम करते हैं जिनसे इनको खतरा महसूस होता है? ये पब्लिक में नहीं आ सकते, पब्लिक में मिल नहीं सकते। एजाज साहब, ये बताइए कितने लोग जख्मी हुए थे आपके और उनका क्या बना? कोई देखिए सर, इन्होंने कोई तकरीबन 150 से 200 लोग हमारे जो है वो अरेस्ट किए थे, और जो इन्होंने तशद्दुद किया था उसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। मैं भी जो है इन्होंने मुझे डंडे बरसाए और मुझे भी अभी ब्लैक स्पॉट बने हुए हैं मेरी जो आर्म्स के ऊपर और थाइस के ऊपर। तो उसके बाद जो फीमेल्स थी हमारी, एक जो वो एडमिटेड है वहाँ पे सिविल अस्पताल की ट्रॉमा सेंटर में, उनकी जो हेड इंजरीज हुई है, उनको सीटी स्कैन्स हुआ है। एक हमारी बहन है जिसकी टांग टूटी है। बहुत सारे लोग हैं जिनसे अभी तक हमारे राब्ते नहीं हो पा रहे, बहुत सारे लोग हैं जिनके
साथ तशद्दुद किया। इवन बुशरा जो है वो उनके साथ भी बहुत ज्यादा तशद्दुद किया गया। उसके बाद फिर एक हमारा NICH का बच्चा है जिसकी उन्होंने शलवार फाड़ दी, वो बेचारा बिल्कुल एक्सपोज हो गया। वो उनसे कहता रहा कि भाई मुझे छोड़ें, ये मेरे साथ इस, और वो वीडियोस मेरे पास मौजूद है। जब वो थाने में आया है, हमने रिक्वेस्ट करके थाने वालों से एक चादर लेके उसको दिया, और पूरी वीडियो में आपने देखे कि 24 घंटे वो बेचारा शलवार के बगैर जो है वो चादर में घूमता रहा है। इस तरीके की यार, तो ये जब इतने लोग आपके जख्मी हुए एजाज साहब, तो उसका कोई ML वगैरह आपने बनवाया, कोई कानूनी कार्रवाई के लिए कोई राब्ता किया? जी देखिए, 24 आवर्स तो हम तो लॉकअप के पीछे थे, ठीक है जी। हमने हमारे साथ तो कोई राब्ता नहीं हो रहा था, क्योंकि फोन, मोबाइल फोन वगैरह हमसे वो छीन लिए गए थे, तो हमारा कोई राब्ता नहीं हो पा रहा था। जैसे ही हम कल निकले हैं तो आज हमने उनको कहा है कि आप प्लीज जो है जहां जहां हमारे लोग इंजर्ड हैं, कुछ लोग तो हैदराबाद चले गए हैं। जो एक मेरी बहन जो जख्मी हुई, जिसको आप देख रहे होंगे ट्विटर पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे, उसकी तस्वीर भी चल रही है, जो इंजर्ड है बिल्कुल, फेस उसके हेड के ऊपर जो है, फोरहेड के ऊपर। तो वो हैदराबाद की जो है वो सिस्टर हमारी, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे राब्ता हो जाए और MLOs करवाएं, ठीक है जी। हम बिल्कुल MLOs करवाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका एजाज खलेरी साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहे हैं। और हमें अब ज्वाइन किया है स्काइप पे जनाब पाकिस्तान पाक सरजमीन पार्टी से जनाब डॉक्टर मोहम्मद सफवान साहब ने, जो कि मेंबर हैं नेशनल काउंसिल के, उन्होंने हमें स्काइप पे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सफवान साहब। वालेकुम अस्सलाम साहब। डॉक्टर सफवान साहब, आपने मनाजिर देखे ही कि सिंध सेक्रेटेरिएट के बाहर किस तरह से वहाँ पर तशद्दुद हुआ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पर। इस पर आप क्या कहेंगे कि हुकूमत सिंध जो है, ख़ासतौर पे जो वज़ीर सेहत हैं, वो अपने लोगों के मसाइल हल करने के बजाय उन्होंने ये ऑप्शन क्यों चूज़ किया कि इन लोगों पर लाठी चार्ज किया जाए और इन पर तशद्दुद किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अख्तर साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये तो एक खुली जमहूरी दहशतगर्दी है, जिसमें आप उन लोगों के ऊपर इस तरह जुल्म और बर्बरियत का मुजाहिरा करें जो अपने हक के लिए, जो अपने जायज हक के लिए मुजाहिरा करें, एहतजाज करें, जो उनका कानूनी और आईनी हक है। बजाय इसके कि उन लोगों के साथ बातचीत की जाती, बजाय इसके कि उन लोगों के साथ उनके जायज मुतालबात तस्लीम किए जाते। अख्तर साहब, माइंड यू, ये वो लोग हैं जब कोरोना जैसी आफत और वबा इस मुल्क में आई थी, जहां जिसने इतनी तबाहकारी मचाई कि दुनिया ने देखी उसकी तबाहकारी, लेकिन उसके बावजूद अपनी जानों का रिस्क लेकर, ये अपनी जानों को हथेली पर रखकर मैदान अमल में मौजूद रहे। और आज इन लोगों के साथ इस तरह का इम्तियाजी सलूक करना, ये बहुत ही क्वेश्चनेबल, सोचने वाली बात है। और इस तरह उनके ऊपर डंडे बरसाना, इस तरह उनसे बगैर बातचीत के, ये तो किसी यजीदी हुकूमत का तो ये अमल हो सकता है, किसी जमहूरी हुकूमत का तो ये अमल बिल्कुल नहीं हो सकता। ये जुल्म की दास्तान जो इन्होंने रकम की है, किस तरह हमारी माओ बहनों के ऊपर इन्होंने डंडे और लाठियां बरसाई। मैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी, पाक सरजमीन पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होने की हैसियत से इसकी भरपूर मुजम्मत करता हूँ। हमारी माओ बहनों पर इन्होंने डंडे बरसाए, हमारी माओ बहनों को, हमारे भाइयों को उठा के जेलों में बंद किया, सिर्फ इसलिए कि वो कोई अपना जायज मुतालबा रख रहे थे, सिर्फ इसलिए कि वो अपने हक की बात कर रहे थे। तो ये मैं समझता हूँ कि जुल्म की हुकूमत है, और ये आने वाले वक्त में इस चीज की निशानदेही कर रही है कि इस जुल्म की हुकूमत का भी इंशाल्लाह खात्मा होना है और इन लोगों के इंशाल्लाह मसाइल फॉर हल होने हैं अब इंशाल्लाह। आप ये बताइए कि आपका भी जाना हुआ होगा सरकारी अस्पतालों में, तो सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल पे क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि ये इन्होंने 10,242 अरब रुपए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबे में खर्च कर दिए हैं, जिसमें से 2700 अरब रुपए इन्होंने, इनके अपने रिकॉर्ड से इन्होंने हेल्थ के ऊपर खर्च करे। और 2700 अरब रुपए हेल्थ पे खर्च करने के बाद हेल्थ की फैसिलिटीज इस सूबे में ऐसी हैं कि कुत्ते काटने की वैक्सीन भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, एम्बुलेंस का निजाम भी आपके सामने है, अस्पतालों की अबतर सूरत हाल भी आपके सामने है कि अगर एक शख्स, जिसके घर में कोई शख्स बीमार पड़ जाए, तो वो सिवाय इसके कि वो उसको किसी कब्रिस्तान लेकर जाए, अस्पताल का ऑप्शन तो सिंध हुकूमत ने उसके पास बिल्कुल नहीं छोड़ा है। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर मोहम्मद सफवान साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं स्काइप पे और इस मौजू पर बात कर रहे थे। तो डॉक्टर फराज साहब, आप ये बताइए कि धरना चलता रहेगा? बिल्कुल सर। आगे क्या होगा? सर, आगे हुकूमत हमें रिस्क अलाउंस देगी, अगर अभी दे देगी तो जितना एग्री हुआ है उतना, अगर इलेक्शन से पहले देगी तो शायद ट्रिपल देना पड़ेगा, वोट फिर भी नहीं मिलेगा। तो अभी आपके धरने में सिर्फ कराची के लोग हैं या कराची से बाहर के भी लोग आए हैं? सर, हमारा जो धरना है उसमें अभी तो कराची के लोग हैं, कुछ लोग इंटीरियर सिंध से भी आए हुए हैं, और बाकी सारे सिंध में, कराची टू कश्मीर, हर जगह पे अपने अपने इलाकों में हॉस्पिटल्स में एहतजाज चल रहा है, काम बंद है, प्रेस क्लब्स के बाहर मुजाहिरे हो रहे हैं।
तो बीच में अब फिर दोबारा मुज़ाकरात के लिए कोई राब्ता नहीं हुआ? सर हमारे रास्ते खुले हुए हैं, हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, ये मुज़ाकरात करने आ जाएं। हमें सीधी सी बात है सर, कहीं मैंने पढ़ा था आहिस्ता चलें कौम सो रही है, तो चलना आहिस्ता था, तेज चलना नहीं था। इन्होंने तो बम फोड़ के सारे हेल्थ वर्कर्स को जला दिया है। अब ये जाग गए हैं, अब बेहतर है कि इनको रिस्क अलाउंस की गोली दे दें और वो सो जाए दोबारा, वरना सर इनका हाल बड़ा ख़राब होगा सर। आप लोगों ने मिनिस्टर हेल्थ को हटाने का भी मुतालबा कर रखा है? बिल्कुल सर, मतलब क्या क्वालिफिकेशन है उनकी जो अपने लोगों से मिलने नहीं आ रही। हॉस्पिटल्स का मसला अभी डॉक्टर हैं वो सर, भी? तो सर ये कोई क्वालिफिकेशन हो गई? मैं भी डॉक्टर हूं, मुझे बना दें। सर डॉक्टर हैं, डॉक्टर से मिलने आ रही हैं। कोविड में जिन डॉक्टरों ने जाने शहादत नोश किया, उन डॉक्टर्स के घर पे गई हैं ये। कभी ऐसा हुआ है कि सिपाही जंग में शहीद हो और सिपा सालार उससे मिलने ना आया हो? कभी ऐसा हुआ है कि फौज जंग जीत के आई हो और उनकी तनख्वाहें, उनकी मराद कम की गई हो? कभी ऐसा किसी ने सोचा है कि इस महंगाई में किसी की आप सैलरी 17,000 और 35,000 कम कर दें? चलिए हम आपके पास वापस आते हैं। हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किया हमें टेलीफोन लाइन पर जनाब ताहा अहमद साहब ने, जो कि रुकन है सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी MQM पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम ताहा साहब। वालेकुम सलाम। ताहा अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आप क्या कहेंगे जो वाकया हुआ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ, जो उन पर डंडे बरसाए गए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जिस तरह का वाकया आपके टीवी चैनल्स ने दिखाया, जिस तरह का वाकया वहाँ पे हुआ, हमारे लोग भी वहाँ पे गए, ये वाकया बिल्कुल इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करनी चाहिए। ये काबिल अफसोस वाकया है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डॉक्टर्स जो होता है वो एक नोबल प्रोफेशन होता है। हम सब ने देखा कि चाहे कोविड हो, कोई चीज हो, डॉक्टर्स हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। डॉक्टर्स हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो, इनसे ये तरीक़ेकार डील करने का बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जो भी चीज हो उसको नेगोशिएशन के जरिए, बातचीत के जरिए हल करने की जरूरत है। वैसे ही लोग जो हैं वो महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं, लोगों के साथ मसाइल बहुत हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स अलग हैं, महंगाई का प्रॉब्लम अलग है, पीने का साफ पानी नहीं है, हर चीज लोगों के ऊपर प्रेशर बन के आई हुई है। इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग है, गैस की लोड शेडिंग है। उसके बावजूद अगर लोग अपनी तनख्वाह के लिए पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, तो जिस तरह का रवैया उनके साथ रखा गया, खासतौर से जो खवातीन के साथ हमने मनाज़िर टीवी चैनल्स पे देखे, जो कुछ हुआ, वो बिल्कुल काबिल मजम्मत है। बहुत अफसोस की बात है मेरे हिसाब से। तो ये किसी भी महज़ब माशरे में नहीं होता जिस तरह से उनको ट्रीट किया गया है। ये कौन सा तरीका है कि आप उनको घसीटते हुए करें, उनके ऊपर तशद्दुद करें और इस तरह का उनके साथ रवैया इख्तियार करें? ये तो कोई दुश्मन मुल्क की फौज करती है, जिस तरह का हमारी पुलिस ने और सिंध गवर्नमेंट ने रवैया इख्तियार किया है। ये तो ताहा अहमद साहब, ये बताइए कि MQM इत्तेहादी भी है, आप इक़्तिदार में भी हैं, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप हुकूमत सिंध को ये प्रेशराइज करें? एक चीज मैं आपको बड़ी कैटेगोरिकली क्लियर कर दूं कि हम पीपल्स पार्टी के साथ अभी किसी इत्तेहाद में नहीं है। अगर हम पीपल्स पार्टी के साथ किसी इत्तेहाद में होते तो सूबे में हमारे पास वजारतें होती, हमारे पास मुशीर होते, हमारे पास माविन खुसूसी के कलमदान होते। वफाक में तो है ना आप? वफाक में जरूर, वफाक में तो पीपल्स पार्टी भी शामिल है। नहीं, वफाक में हम PPML N के इत्तेहादी हैं, हम सिंध गवर्नमेंट में इत्तेहादी नहीं है। हम 18वीं तरमीम के बाद बिल्कुल जी मिल के काम करना चाहते हैं। हम कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है जो आइसोलेशन में चले जाएं और किसी पॉलिटिकल एग्रीमेंट पे यकीन ना करें। लेकिन हमें पीपल्स पार्टी का इत्तेहादी कहना या सिंध गवर्नमेंट का इत्तेहादी कहना थोड़ी सी जाती है। हम अपनी डिमांड्स, चार्टर ऑफ राइट्स जो PTI से डिमांड कर रहे थे, वही इनसे भी डिमांड कर रहे हैं, वही फेडरल गवर्नमेंट से भी डिमांड कर रहे हैं। हमारी तो इनसे 3 डिमांड्स हैं जिसमें कोई भी जाती डिमांड नहीं है। नंबर 1 इज प्रॉपर census, lawful census of the city and the country. Second is proper delimitation of the city, and third is the implementation of Article 148, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है। आप मुझे बताएं कि मैं किसके पास जाऊं कि अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी एक अनपॉपुलर डिसीजन लेना पड़े और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के मुज़ाकरात करने पड़े। हम कोई मुज़ाकरात किसी वजारत के लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम तो मुज़ाकरात ये कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करें और जिस पॉलिटिकल पार्टी का भी मेयर आए वो एम्पावर्ड मेयर हो। बहुत शुक्रिया आपका ताहा अहमद साहब, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहे हैं। और नाज़रीन, यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पर तशद्दुद क्यों हुआ और उनके जो मुतालबात हैं अगर वो जायज़ हैं, गवर्नमेंट समझती है, जो कि जिस पर उन्होंने कमेटी भी बनाई है, तो फिर उसको हल क्यों नहीं कर रही है और उसमें फिर डिले क्यों हो रहा है और वादा करने के बावजूद भी उस पर कोई पेशरफ्त क्यों नहीं हो पा रही है। हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी सर, सोहेल बात कर रहा हूँ सर। जी सफ़ा साहब, क्या कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैंने इनकी हिमायत में बात करनी है, जो इनके जायज मुताला हैं सर, वो जी उनको जी सर। जी क्या कहना चाहते हैं? जो जायज मुतालबात हैं वो है सर, जी 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 सर, वो पूरे होने चाहिए, जी ये सर। कहना चाह रहे हैं? जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। और कोई बात करना चाहते हैं आप? जी सर, मैं कहना चाहता हूँ कि इनके जायज मसला हैं, ठीक है ना जी सर। जी, इनके जायज जो मसले हैं इनके हल होने चाहिए। बेचारे उनका क्या कसूर है जो जायज मसले के लिए वो कह रहे हैं कि हमारी तनख्वाह, महंगाई कितनी हुई है, आलू का क्या हाल है, टमाटर का क्या हाल हो रहा है, जो उनके घर के मसले है वो उनके हल जायज तरीके से मांग रहे हैं। चले, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फवाद साहब। अब आप ये बताइए कि एक तरफ एजाज कलेरी साहब कह रहे थे कि हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे सरकारी हुकाम के खिलाफ जिन्होंने एक्शन लिया, तो अब क्या होगा फिर? आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी? अब अस्पताल ऐसे ही बंद रहेंगे, मरीज ऐसे सर परेशान मैंने रहेंगे? आपको शुरू में ही बता दिया था, हम 1 साल की तैयारी करके आए। एक साल की तैयारी करके हम आए? 1 साल की तैयारी करके आए। हम अगर आपको पता है 1 साल से पहले हल नहीं होगा मसला? नहीं, मुझे पता है कि ये मसला 10 दिन में हल हो जाएगा, लेकिन अगर 1 साल भी चला तो हमें इशू नहीं है। हमारा वोट बैंक बढ़ेगा, इनका घटेगा, तो हमें कोई जल्दी नहीं है। अगर ये हमारे साथ ये लॉन्ग गेम खेलना चाहते हैं, कोई इशू नहीं, हम लॉन्ग गेम खेल लेंगे। हॉस्पिटल बंद रहेंगे, इमरजेंसी सर्विसेज चलते रहेंगे, हमारा धरना चलता रहेगा। अब ये सिंध हुकूमत के ऊपर है कि वो सिंध के अवाम की तकलीफ कब ख़त्म करते हैं, हेल्थ वर्कर्स की तकलीफ कब ख़त्म करते हैं। ये करते हैं या नई गवर्नमेंट आके करती है। आपके एहतजाज के दौरान कौन कौन सी पार्टीज के लोग आए और उन्होंने आपको क्या यकीन दहानी कराई? सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलीम आदिल शेख साहब आए तो नहीं है, लेकिन उन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट हमारी फेवर में जारी किया था। MQM के इजहारुल हसन साहब आए थे। सिंध बार काउंसिल के एक मेंबर आज आए थे हमारे पास, उन्होंने हमारी हिमायत का ऐलान किया है। पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन ने हमारी फेवर का ऐलान किया है, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है। इंसान दोस्त पार्टी के लोग आए थे आज, उन्होंने भी हमारी जो है ना हिमायत का ऐलान किया है। बहुत सारे सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे और पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदे आते रहे हैं और हमारी हिमायत करते रहे हैं। पाकिस्तान सरजमीन पार्टी ने अभी आपके शो में हमारी हिमायत की है। MQM पाकिस्तान को मैं थैंक यू करता हूँ, वो कराची में वोट लेते रहे हैं, कराची के स्टेक होल्डर हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि आपके भी वोटर हैं, वो भी तंग हो रहे हैं, वो भी आपसे इलेक्शन में हिसाब मांगेंगे। ये देखें सर, इलेक्शन से 6 महीने पहले कभी भी किसी की सैलरी तो वैसे कभी भी कम नहीं करनी चाहिए। अगर आपने कम ही करना है तो महंगाई को कम करें, बेरोजगारी को कम करें, हमारी तकलीफ को कम करें। वैसे एक बात ये बताइए कि आप लोग कोविड अलाउंस, जो कोविड के दौरान जो मिला था हेल्थ रिस्क अलाउंस, आप उसको बहाल करवाना चाहते हैं? सर, ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन सी बात है ना। हम स्ट्राइक पे ऑलरेडी थे कि हमें हेल्थ रिस्क अलाउंस, हमने कहा कि हमें अलाउंस दें। पंजाब में जैसे दिया जा रहा है, KPK में दिया जा रहा है जो अलाउंस, हमें भी दे दें। हमारी सैलरी पंजाब और KP से इक्विवेलेंट कर दें। ठीक है, इन्होंने उधर जो है ना कोविड के टाइम पे एहतजाज चल रहा था, इन्होंने कोविड की वजह से उसको एक हेल्थ रिस्क अलाउंस करके दे दिया। पे स्लिप पे हेल्थ रिस्क अलाउंस ही लिखा हुआ आ रहा है। हम देखें, HIV का पेशेंट आता है, उसको हम स्टिच करते हैं, ऑपरेट करते हैं, ट्रीट करते हैं। अगर कोई प्रिक हो जाए तो हमें HIV हो जाता है। हेपेटाइटिस C का पेशेंट आता है, सर्जन्स अमूमन हेपेटाइटिस C के पेशेंट होते हैं, क्योंकि हम जब सर्जरी कर रहे होते हैं, अगर गलती से कोई यूज किया हुआ इंस्ट्रूमेंट हमें प्रिक हो जाए तो हमें HCV हो जाता है, हेपेटाइटिस C हो जाता है। हम TB में इलाज करते हैं तो हमें TB हो जाता है। हम निमोनिया के रिस्क पे हमेशा रहते हैं। तो ये तो हमारी ओवरऑल, अब तो हम पुलिस के डंडों के भी रिस्क पे हैं, तो हम क्या नाजायज बात मांग रहे हैं? एक जायज सी बात है। हम यही कह रहे हैं ना कि जो हमें आप सैलरी दे रहे थे, जो बजट में आपने हमारे लिए पैसे रखे हुए हैं, बस वही हम मांग रहे हैं। हम एक्स्ट्रा तो कुछ भी नहीं मांग रहे। मांगना तो हमने इससे ज्यादा चाहिए, हम तो बहुत जैसे कम आप मांग रहे लोगों हैं। के जहन में कि आप सिर्फ कोविड की वजह से अलाउंस आपको मिल रहा था और आप वही दोबारा मांगना चाहते हैं, तो कोविड तो जबकि खत्म हो गया। नहीं, हमने तो इनको शुरू में भी नहीं कहा था कि हमें कोविड अलाउंस दो। हमने तो रिस्क अलाउंस मांगा था कि हम इन्फेक्शियस डिजीज के रिस्क पे हैं, हम पुलिस के डंडों के रिस्क पे हैं, हम जो भी इंसान घर से नाराज होके आ जाए हम उसकी मार के रिस्क पे हैं। आप खुद हॉस्पिटल्स में जानते हैं, हमारी मूवीज का कल्चर देख लें, जैसे ही हीरो अस्पताल में आता है पहले 2 थप्पड़ डॉक्टर को कराता है। ये हमारी मूवीज में होता है सर।
यही कल्चर अवाम देख के फॉलो करता है। और बेचारा हमारा डॉक्टर, आप कितने डॉक्टर, कल एक डॉक्टर को कराची में मर्डर किया गया है। हमारे डॉक्टर्स के साथ सबसे अनसेफ मुल्क है दुनिया का, दुनिया के टॉप 10 अनसेफ तरीन मुल्कों में आता है पाकिस्तान डॉक्टर्स के लिए। दुनिया में लीस्ट पेड प्रोफेशन जो डॉक्टर्स को दिया जाता है, भी ऐसा ही। बिल्कुल सर, नहीं होना चाहिए ना, किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। हम, ये एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ की एक जमहूरी कदरें हैं। और बिलावल भुट्टो साहब तो पंजाब में जब YDA पे तशद्दुद होता था तो ये सबसे ज्यादा बोलते थे सर। इन्होंने हमारे साथ वीडियो कॉल्स की हुई हैं, ये हमें मिलते थे, ये हमें अप्रिशिएट करते थे। अब हमने ऐसा क्या मांग लिया है सर कि हमारे खिलाफ बात पता नहीं चला होगा सर। वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, अगर उनको नहीं पता है तो मैं आपके प्रोग्राम से तवस्सुल से उनको मैं दावत देना चाहता हूं कि जब पंजाब की बेटी पे गिरफ्तारी हुई थी तो आपने असेंबली में एक तकरीर की थी और आपने हुकूमत को कहा था कि आप बेगैरत हो। एक तकरीर सर आप हमारे पास भी आकर कर लें सर, ये आपके लोग हैं, सारे आपके लोग हैं, ये पिंडाल आपका वेट कर रहा है सर, आप आ जाएं। पिंडाल में नहीं आ सकते, एक वीडियो स्टेटमेंट दे दे सर। एक स्टेटमेंट तो बनता है सर, सिंध की बेटियों का जवाब सर देना बनता है। वो सवाल पूछ रही हैं बिलावल साहब से कि अगर पंजाब की बेटी के लिए स्टेटमेंट आता है तो सिंध की बेटियों के लिए क्या आएगा। तो ये बताइए कि जो अलाउंसेस की आप बात कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए अस्पतालों में चूंकि आप लोग खुद भी मौजूद होते हैं तो वहाँ हेल्थ फैसिलिटीज आप लोगों को तो मिल जाती होंगी ना, आम मरीजों को तो नहीं मिलती। चलो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब खुद बीमार होता हूं ना और खुद दवाई लेने जाता हूं तो मैं खुद थोड़ी देर के लिए बेहोश होने लग जाता हूं, जितनी इन्होंने दवाई महंगी कर दी है सर। और 1800 रुपए सर, मैं डॉक्टर हूं, मैं 17 ग्रेड में हूं, मेरा मेडिकल अलाउंस 1800 रुपए है सर। यकीन करें एक हफ्ते की दवाई भी नहीं आती उसमें। डॉक्टर कंसल्टेशन आपको सरकारी हॉस्पिटल में आप जब भी जाए मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद जो सामान आएगा, जो दवाई आएगी, जो चीजें होंगी, कोई दवाई नहीं सर। आप बेहतर जानते हैं, मीडिया जाके विजिट कर ले और पता कर ले है या नहीं है। मैं इस पे आपको क्यों कमेंट करूं, आप हमसे ज्यादा जानते हैं सर, आप प्रोग्राम्स करते रहते हैं। कुछ भी नहीं वहां पे सोलते, आम लोगों को तो ज़ाहिर नहीं मिलती सर, हमें भी नहीं बाहर से खरीदनी मिलती, पड़ती हमें भी नहीं मिलती सर, हमें भी नहीं मिलती। और अब अस्पतालों में इन्वायरमेंट की क्या सूरत हाल है सर? आप लोगों के लिए मैं आपको एक बात कहूं, जैसे शिफ्ट्स में सिंध काम होता है, गवर्नमेंट नाइट को में भी लोग काम सर, कर रहे होते हैं। डॉक्टर आपको 24 घंटे मिलेगा, आप जब भी जाएंगे आपको डॉक्टर मिलेगा, फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। और ये नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट को काम नहीं आता सर। NICVD जो अमूमन कोट करते हैं हमारे पीपल्स पार्टी वाले कि वो एहतजाज नहीं करते, वो ये बताना भूल जाते हैं उनकी सैलरी हमसे डबल है सर। अच्छा, उनकी सैलरी हमसे डबल है, वहां फैसिलिटीज हमसे डबल है, वहां पर सिक्योरिटी हमसे डबल है। आपको किसने रोका है? आप सारे हॉस्पिटल NICVD बना दें। सैलरीज की अगर आप बात करें तो ऐसे प्राइवेट सेक्टर में तो सैलरीज कम होती है सर। प्राइवेट सेक्टर में तो फिर सैलरी पे काम कौन करता है? तो अस्पताल चल तो रहे हैं, वहाँ बंद तो नहीं हुए। तो कौन सैलरी पे काम करता है? वहां पे क्लिनिक का काम होता है, पर पेशेंट पैसे मिलते हैं रेगुलर भी तो स्टाफ जो होता है वो नहीं करना। सर। रेगुलर स्टाफ आप देख लें, जो भी डॉक्टर वहां पे प्राइवेट काम करता है ना सर, वो 2 से 3 जॉब्स करता है और वहां से अपना प्राइवेट बनाता है और 2 से 3 साल में वहां से क्विट करके अपना प्राइवेट जॉब करना प्राइवेट क्लिनिक करना शुरू हो जाता है। सबसे ज्यादा गुस्सा डॉक्टर्स की प्राइवेट क्लिनिक पे ही होता है ना सर। जरूर प्राइवेट क्लिनिक से हम कमा रहे होंगे ना, गुस्सा इस बात का है कि गरीब का बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर बन के क्लिनिक करके इनके मुकाबले में बैठ जाता है, इनके साथ आके बैठ जाता है, बड़ी गाड़ी ले लेता है। आखिरी बात क्या कहना चाहिए सर? आखिरी बात मैं आपके तवज्जुह से सबको ये गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारा एक जेन्युइन मसला है, हमारी चूल्हे ठंडे हैं, हमारे बच्चे भूखे हैं, हम स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे। काइंडली हमारा ये अलाउंस बहाल कर दिया जाए। जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी हम काम पे जाएंगे। हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, हमारी क्लिनिक्स डिस्टर्ब हो रही हैं, हमारा सब कुछ डिस्टर्ब हुआ हुआ है और गवर्नमेंट के वोट तबाह हो रहे हैं। तो बेहतर है कि हम आपके वोटर हैं सर, हम भी आपके वोटर हैं, हमें अलाउंस दे के वोट ले लें। नहीं तो सर 4 लाख वोट हैं सर, जिसको भी चाहिए आके हमसे बात कर ले, हम उसको दे देंगे जो हमारा मसला हल करे। थैंक यू वेरी मच। नहीं, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं और ग्रैंड हेल्थ अलायंस की नुमाइंदगी कर रहे थे डॉक्टर साहब। और आज के इस शो में 2 बातें तो वाज़ेह तौर पर आई, जैसे एजाज कलेरी साहब ने ऐलान किया कि वो मुतल्लिका DC और पुलिस अफसरान जो हैं उनके खिलाफ अदालत से रुजू करेंगे, अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे और उन्हें नहीं छोड़ेंगे, कानूनी कार्रवाई जो है करेंगे उनके हवाले से। और डॉक्टर साहब ने ऐलान किया कि वो वोट नहीं देंगे अगर उनका मसला हल नहीं होता, तो वो पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देंगे। मेरे लिए एक संजीदा ऐलान है, इन्होंने तो संजीदगी से ऐलान कर दिया है, लेकिन अगर वाकई इस पर अमल भी हो गया तो फिर यकीनन हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान अख्तर शाहरिंद को आज के शो से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।